ये इस मंच से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट और जितने भी टॉपिक और उनमें भी खास तौर पर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी के रूप में ये वीडियो लॉन्च किया जाता है। तो एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम सांख्यिकी और अर्थशास्त्र दोनों का एक एक टॉपिक, सांख्यिकी में तो समंकों का संग्रहण या समंक संग्रहण की रीतियों का, और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में जो मैक्सिमम पॉसिबल इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को आपके मोबाइल ऐप पर ये दोनों पेपर लोड करवाकर इनके आंसर जानने की भी कोशिश की थी। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए रूपाली, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत। और साथ साथ में संबंधित जो क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, संबंधित जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी देने की कोशिश करें और जहां कहीं भी आपकी गलती होगी उस गलती को पहचानने की भी कोशिश करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहले सांख्यिकी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, समंकों का संग्रहण ये अपना टॉपिक था। समंकों का संग्रहण, इस टॉपिक के क्वेश्चन है। डाटाज दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहला है सांख्यिकी समंकों के गुण क्या होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऋतु आपका भी स्वागत है। जनरली हम बोलते हैं संख्या, तो संख्या को समंक नहीं बोलते। हालांकि जो डाटाज या समंक होते हैं वो संख्यात्मक रूप में तो लिखे जाने चाहिए, लेकिन उनकी तुलना भी होनी चाहिए और उनमें सजातीयता का, यानी वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के रूप से संबंधित हो। तो ये तीनों ही लक्षण सांख्यिकी समंकों के गुण हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सांख्यिकी समंकों में संख्यात्मकता, यानी इनको संख्या के रूप में लिखना जरूरी होता है, और तुलनात्मकता भी इनमें अनिवार्य है और सजातीयता भी। और पूरे टॉपिक को पढ़ाते समय इस पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया था। आप सभी का सही जवाब है, थैंक यू, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2, समंकों की विशेषता क्या नहीं है। समंकों की विशेषता क्या नहीं है। तो समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए प्राप्त किए जाते हैं, ये तो इसकी विशेषता है। समंक परिशुद्ध होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ये भी समंकों की विशेषता है। समंकों को सुव्यवस्थित रूप से कलेक्ट करना चाहिए, ये भी है। और समंक पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। समंक पारस्परिक रूप से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, अदरवाइज तो तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इसमें दिया गया अभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक संबंध का अभाव। इसका भी आपका आंसर सही है रूपाली, भीमाराम, आप सभी सही हैं, थैंक यू। नंबर नेक्स्ट, कौन से समंक मौलिक समंक कहते हैं। तो वे समंक जिनको अनुसंधानकर्ता प्रारंभ से अंत तक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने द्वारा नए सिरे से प्राप्त करता है, उसको ही मौलिक समंक कहते हैं। और ये प्राथमिक समंक की परिभाषा या अर्थ भी है। तो मौलिक समंक किसको बोलते हैं, मौलिक समंक बोलते हैं प्राइमरी डाटा को, मतलब तीनों गुण। बिल्कुल, मौलिक समंक किसको बोलते हैं, प्राइमरी डाटाज को, क्योंकि प्राइमरी, मौलिक का मतलब है जो पहली बार सामने आता है, मौलिकता का मतलब होता है जो पहली बार सामने आता है। तो बिल्कुल इसका भी आंसर आप सही है रूपाली। भरत गुजर, आप गलत हैं, मौलिक समंक कहलाते हैं। और भरत, मैं समझ सकता हूं कि वो क्लास आपने मिस की थी, बिल्कुल। तो प्राथमिक समंक ही मौलिक समंक कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट, सांख्यिकी अनुसंधान में इनपुट इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं कच्चा माल। सांख्यिकी में इनपुट किसको बोलते हैं। तो अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्य से संबंधित जिन डाटाज को प्राप्त करता है प्रारंभ से अंत तक, वो ही, और नए सिरे से, वो ही इनपुट कहलाते हैं। और ये प्राइमरी डाटा की मीनिंग भी है। तो इनपुट भी प्राइमरी डाटा को कहते हैं और सेकेंडरी डाटा को कहते हैं आउटपुट।
सेकेंडरी डाटा को कहते हैं आउटपुट, और डाटा दो ही होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सांख्यिकी डाटा में सेकेंडरी डाटा को आउटपुट कहते हैं, यानी तैयार माल, यानी तैयार माल, तैयार माल। क्योंकि ये जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ये पूर्व में किसी अन्य अनुसंधानकर्ता या किसी संस्था के द्वारा संकलित और प्रकाशित किए जा चुके होते हैं, और वर्तमान में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में इसका यूज मात्र करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जवाब भी आपका सही आ रहा है रूपाली, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम सही दिशा और दशा में तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट, कौन से सम्बंक अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं? कौन से सम्बंक अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं? तो जो कोई अनुसंधान करता है वो जिस फील्ड का अनुसंधान कर रहा है उस अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, उससे रिलेटेड क्या जानकारी चाहिए, तो ये प्राइमरी डाटा ही होते हैं, ये प्राथमिक संबंध। प्राथमिक संबंध देखिए मैंने नोट्स भी दिए थे, बताए थे प्राथमिक और द्वितीयक संबंध में अंतर क्या है। तो उद्देश्य को लेकर अंतर यह होता है, प्राथमिक संबंध अनुसंधान के उद्देश्य के अकॉर्डिंग होते हैं, और द्वितीयक संबंधों को इन्हें अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप बनाना पड़ता है। ये उद्देश्य को लेकर दोनों संबंधों में अंतर है। प्राइमरी जो डाटा होते हैं वो अनुसंधान के उद्देश्य के अकॉर्डिंग होते हैं, और द्वितीयक संबंध को अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार बनाया जाता है। अनीसा आपका भी सही जवाब है। भरत, ऋतु बिल्कुल सही बात, आप सब लोग सही दे रहे हैं इसका जवाब। हरजीत सिंह 5 का 1 बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक संबंध संग्रहण की विधि नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक संबंध संग्रहण की 5 विधियां होती है। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति, संवाददाताओं के द्वारा सूचना प्राप्त करके, और अनुसूचियां भरवाकर, और एक प्रगणकों के द्वारा। तो इनमें जो भी डिसमैच है वो सही बात है। तो प्रगणकों द्वारा सूचना ये रीति है, संवाददाता ये रीति है, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति है। तो इसका सही जवाब होगा ये, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रकाशित स्रोत। ये क्या है, प्रकाशित स्रोत। और प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत कौन से संबंधों को प्राप्त करने की रीतियां होती है? तो इसका जवाब है द्वितीयक संबंध, सेकेंडरी डाटा। तो आई थिंक आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल अनीसा आप सही हैं, सेकंड इसका ऑप्शन सही है। साथ साथ में आपकी एक प्रॉब्लम और दूर होते जा रही है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो जो भी टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। आप तो केवल मेहनत करिएगा, बाकी सारा कुछ आपको मैटर यहां से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अनुसंधान में संबंधों की शुद्धता, मौलिकता और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके बारे में मैं एक चीज आपको कह दूं, एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में यह क्वेश्चन अनंत बार पूछा गया है। संगणक, एएसओ, एसओ सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन इसी रूप में पूछा गया है। जब अनुसंधान में संबंधों की शुद्धता, संबंधों की मौलिकता और संबंधों की गोपनीयता की आवश्यकता हो, और यह किस खंड का क्वेश्चन है? प्राथमिक संबंध संकलन की 5 रीतियां होती हैं, और कौन सी रीति का प्रयोग कब किया जाना चाहिए उस संदर्भ का ये क्वेश्चन है। तो सबसे ऑथेंटिक जो डाटा होंगे वो कौन सी रीति में होंगे? प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति में होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति में अनुसंधानकर्ता खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाकर जिससे सूचना पानी है उससे फिजिकली टच में आता है, उससे फिजिकली पूछकर सूचना प्राप्त करता है। तो वो अधिक ऑथेंटिक, अधिक मौलिक और अधिक गोपनीय रीति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप सब लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं,
प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अनिशा, हरजीत, रूपाली, आप सब लोग सही हैं, बिल्कुल 7 का 1। भीमाराम, आप सब लोग सही है, बने रहें, मेहनत करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि सर्वाधिक मितव्ययी यानी जिसमें खर्चा कम आता है? किसका खर्चा? समय का, धन का और श्रम का। तो सबसे मितव्ययी रीति कौन सी है? प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति तो सबसे खर्चीली है, यह तो सर्वाधिक खर्चीली है, सर्वाधिक खर्चीली रीति है, सर्वाधिक खर्चीली रीति है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति कम खर्चीली है लेकिन खर्चीली है। संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति विधि, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त विधि, संवाददाता भी कई होते हैं, यह भी नहीं है। प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति रीति, तो सबसे मितव्ययी, सबसे कम खर्चीली जो रीति होती है वो अनुसूची रीति होती है, क्योंकि इसमें संबंधित विभाग या क्षेत्र को केवल क्वेश्चन की अनुसूची बनाकर संप्रेषित किया जाता है। बिल्कुल भीमाराम, अनिशा, इसका मतलब आप सही दिशा में समझ रहे हो। तो कौन सी विधि सर्वाधिक मितव्ययी विधि है? तो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर प्राप्त विधि, चाहे तो पोस्ट के माध्यम से यानी डाक के माध्यम से और चाहे ऑनलाइन, किसी भी प्रकार से आप सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाएं, वो सबसे सस्ती रीति मानी जाती है। बिल्कुल आप सभी राइट हैं। नंबर नेक्स्ट, कौन सी विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अभी इसका जवाब दिया है। तो प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति सबसे खर्चीली रीति मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और इससे समय और धन का काफी अपव्यय होता है। ऋतु, इस क्वेश्चन का जवाब आप गलत दे रहे हैं। भीमाराम, बिल्कुल सही बात है। नंबर नेक्स्ट, देखिए राजस्थान और भारतवर्ष के जितने भी प्रतिभागी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज तकनीकी युग है, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, यहाँ पे फिजिकली आकर नहीं पढ़ सकते, तो ऑनलाइन जो अपना अध्ययन का विषय वस्तु है या जो भी संबंधित कोर्स है, उसके लिए बिग डिस्काउंट के रूप में संकल्प परिवार आपके साथ है और ऑफर केवल 2 दिन के लिए रहेगा। अगर आपको ये लगता है संकल्प परिवार ने स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य में उनके सिलेक्शन में योगदान का सफल योगदान दिया है, तो आप संकल्प परिवार से जुड़ सकते हैं। और जो भी आप संबंधित क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच संपूर्ण राजस्थान में आरएस की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कल ही राजस्थान में आरएस की, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, उसकी विज्ञप्ति लॉन्च हुई है। तो अग्रिम शुभकामनाएं और आप जुड़े, बने रहें, संकल्प परिवार आपके साथ है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना संकल्प की तरफ से संप्रेषित की जाती है। थैंक यू। नंबर नेक्स्ट, विस्तृत क्षेत्र की सूचनाएं यथाशीघ्र, इमीडिएटली, सबसे कम समय में एक साथ विस्तृत क्षेत्र की सूचना एक साथ पानी है। तो क्षेत्र अगर आपका बड़ा है और उस बड़े क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की सूचना अगर आप एक साथ में पाना चाहते हो तो अलग बात है, और यथाशीघ्र यानी इमीडिएटली पाना चाहते हो तो अलग बात है। तो ये क्वेश्चन है इमीडिएटली का। तो इमीडिएटली जो सूचना है वो कौन सी रीति प्रदान करती है? तो संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति रीति से जो मैसेज, जो सूचना होती है वो इमीडिएटली प्राप्त होती है, क्योंकि पहले से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संवाददाता नियुक्त होते हैं और घटना के घटित होने पर, रूपाली 5 होगा सर, प्रगणकों द्वारा ना बेटा, इसका प्रगणकों द्वारा सूचना, इसका तो क्या है, एक साथ सूचनाएं। जैसे जनगणना होती है तो जनगणना का काम करने वाले कई प्रगणक होते हैं और वो प्रगणक पूरे इंडिया की जनगणना के डाटा एक साथ में उपलब्ध करवाते हैं। उनको डेथ लाइन दी हुई होती है कि इस तारीख तक आपको सारी सूचनाएं संप्रेषित करनी होंगी। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, विस्तृत क्षेत्र की सूचनाएं
एक साथ प्राप्त करनी हो तो कौन सी रीति है, तब आपका जवाब सही होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भरत, भीमाराम, आप सभी सही हैं, अनीसा आप भी सही हैं, रूपाली आप थोड़ा इस पे करेक्शन करिएगा। नेक्स्ट, विस्तृत क्षेत्र की सूचनाएं एक साथ, और जो मैंने आपको बोला था वही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा, प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति रीति। एक साथ में सूचना पानी है तो प्रगणक, और यथाशीघ्र सूचना पानी है तो संवाददाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। तो हर चीज आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में क्लिक होती रहनी चाहिए। प्राथमिक समंक संग्रहण की 5 रीतियां होती हैं, कौन सी रीति का चुनाव कब किया जाना चाहिए, और उनका चुनाव करते समय कौन कौन से कारकों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है अनुसंधान की प्रकृति, बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करेंगे। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग समंक संकलित किए जाते हैं। और क्षेत्र क्या है, बिल्कुल सही बात है, आपके पास धन और समय कितना उपलब्ध है, तो इसका तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक समंकों के संग्रहण की उपरोक्त रीति का, यानी कौन सी रीति को आप चुने, उसके चुनाव के लिए आपको ये सारी बातें ही देखनी अनिवार्य होती हैं। आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन का भी सही आया है। रूपाली, रितु, आप सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान गौर फरमाएं। प्रयोग करते समय द्वितीयक सामग्री में निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। ये मिस प्रिंट है, द्वितीयक समंक। प्रयोग करते समय द्वितीयक समंक में निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। विश्वसनीयता, उपयुक्तता, पर्याप्तता। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपका होगा ये सभी। तो सेकेंडरी डेटा जब आप काम में लेते हैं, जबकि वो डाटा आपने कलेक्ट नहीं किए, वो पहले से किसी अनुसंधानकर्ता ने या किसी संस्था ने एकत्रित करके, प्राप्त करके और उनको प्रकाशित किया है। अब आपको अगर उनको काम में लेना है तो उनमें विश्वसनीयता, परिशुद्धता, उपयुक्तता, पर्याप्तता, ये सारे लक्षण आपको देख लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप सभी सही जवाब दे रहे हैं। भीमाराम, भरत, अनीसा सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श प्रश्नावली में, तो एक तो होती है प्रश्नावली और एक होती है अनुसूची, और अनुसूची और प्रश्नावली इन दोनों में मैंने अंतर भी आपको बताया था। एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होनी चाहिए, और इसके नोट्स भी दिए थे, पढ़ाए भी थे। आदर्श प्रश्नावली के लक्षण क्या होने चाहिए, तो सिंपल बात है, क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, क्वेश्चन संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड होने चाहिए, ये सारे इसके लक्षण होने चाहिए। तो एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होनी चाहिए, 10, 50, 100। तो इसका तो कोई मेल ही नहीं है इसमें, तो इसके ऑप्शन के आधार पे भी आप आंसर कर सकते हैं, छांट सकते हैं। सर्वेक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कम से कम, यानी प्रश्नों की संख्या कम तो होनी चाहिए, लेकिन आप जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड समूची जानकारी प्राप्त कर लें। कम से कम इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक समंकों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह तो गलत बात है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग होता है तभी तो तुलना होती है। यदि प्रयोग किया जाए तो किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता तो है, तो यह भी गलत बात है। सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी डाटा जो आपने प्राप्त नहीं किए, तैयार नहीं किए, किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता ने तैयार किए हैं, अगर उन डाटाज को आप अपने रिसर्च में काम में लेना चाहते हैं तो आप देख लें, आप उस पर सावधानी पूर्वक समीक्षा करें, उसके बाद ही उनका आप अपने अनुसंधान में प्रयोग करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। आप सभी इसी क्वेश्चन का जवाब भी, हर क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं। केवल अनिशा एक क्वेश्चन का जवाब आपने गलत दिया था, कोई बात नहीं, चलेगा। आप गलतियां करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित द्वितीयक समंकों में, अब देखो द्वितीयक समंक के दो स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं प्रकाशित और एक होते हैं अप्रकाशित। और बहुत सिंपल सी बात है, जिनको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं लिखा गया है वो तो प्रकाशित है, और जिनको कहीं लिखा नहीं गया है वो अप्रकाशित है। और प्रकाशित समंक होते हैं दो, एक तो इंटरनेशनल लेवल के और एक डोमेस्टिक लेवल के। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा होती है। तो प्रकाशित समंकों में दोस्तों इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF इत्यादि, इनके जो स्रोत हैं या जो डाटाज हैं उनको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक या परिशुद्ध माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनसे जो डाटा आप प्राप्त करोगे वो अधिक ऑथेंटिक माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में तो क्या होते हैं, जैसे लेख, तो मेरे विचार तो जरूरी थोड़ी है मेरे विचार सही हो, आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो सबसे ऑथेंटिक कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन। बिल्कुल सही बात है भीमाराम, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल अनीसा आप भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक अधिक ऑथेंटिक होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कम विश्वसनीय, गलत बात है, अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो सेकेंडरी डाटा की तुलना में प्राइमरी डाटा अधिक ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि मौलिक होते हैं। अनुसंधानकर्ता उनको पहली बार अपने द्वारा प्रारंभ से अंत तक तैयार करता है, प्राप्त करता है। एक बार ये दो और देख लेते हैं। उनकी प्राथमिकता, उनकी विश्वसनीयता संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी और अनुसंधान के विवेक व अनुभव पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन सही है। द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक अधिक ऑथेंटिक होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। टू बी नेक्स्ट। जहां कहीं भी आप गलत होगे उस पे मैं बात करूंगा, अदरवाइज तो आप सभी का जवाब हर क्वेश्चन का सही आते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समंक संग्रहण रीति सर्वोत्तम, सर्वोपयुक्त और मितव्ययी मानी जाती है, जबकि अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल हो तथा सूचना देने वाले अधिकतर शिक्षित हो। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, सूचक या सूचना देने वाले शिक्षित हों, वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो होती है अनुसूची रीति और एक होती है प्रगणक रीति। अनुसूची रीति और प्रगणक रीति, अनुसूची रीति और प्रगणक रीति। अब प्रगणक रीति कब बेस्ट होती है, दोनों ही रीतियां होती किस पर है, अरे भरत आप ये बोल रहे हैं, पहले तो पत्र पत्रिकाएं बताया था। मैंने तो ये सारी बात बताई थी भाई मेरे। द्वितीयक समंक संग्रहण की दो रीतियां होती है, एक तो प्रकाशित स्रोत और एक अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत का मतलब होता है जिनको कहीं लिखा नहीं गया है। प्रकाशित स्रोत का मतलब इंटरनेशनल लेवल के प्रकाशन और डोमेस्टिक लेवल के। तो जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं के लेख तो क्या है, किसी विद्वान के होते हैं, उसमें एग्जैक्टनेस कहां होती है। आपने गलत समझाया भरत, इस चीज को करेक्ट करिए, इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों के माध्यम से सूचना, डाक द्वारा प्रश्नावली। तो देखिए ये रीति कब है, ये दोनों ही रीतियां काम में तो कब ली जाती है, तीनों ही रीतियां, चारों ही रीतियां विशाल क्षेत्र हो। अब विशाल क्षेत्र के अलावा इनमें क्या डिफरेंस है,
तो सूचना देने वाला शिक्षित भी हो प्लस अशिक्षित भी हो, तब तो कौन सी रीति अपनाई जाती है? प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर। अब प्रगणक अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और सूचना जो देने वाला व्यक्ति है, जबकि वो शिक्षित भी हो सकता है, वो अशिक्षित भी हो सकता है, लेकिन सूचना पालने वाला कौन है? प्रगणक। तो वो इस स्थिति में जो भी लीकेजेस है उनको देख लेता है। प्रगणक इसका सही जवाब नहीं है। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर, क्वेश्चन में शर्त क्या दे रखी है भाई? सूचना देने वाला एजुकेटेड होना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे बजट बनता है, तो बजट बनाने के लिए भारत का वित्त विभाग क्या करता है? प्रश्नों की अनुसूची या प्रश्नावली भेजकर ही तो सूचना प्राप्त करता है। 17 का 3 ऑप्शन गलत कैसे है? उनकी प्राथमिक संबंधों की विश्वसनीयता संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी और अनुसंधानकर्ता के विवेक व अनुभव पर निर्भर करती है। बेटा ये तो प्रोसेस है, ये तो क्या है? प्रोसेस है। और इसमें पूछा गया है कंपैरिजन, तो इसकी तुलना में ये डाटा अधिक ऑथेंटिक है। ये तो इस डाटा को प्राप्त करने की प्रोसेस होती है खाली, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन न होकर 2 नंबर ऑप्शन राइट है। और इस क्वेश्चन में भी वापस ध्यान दीजिएगा, अगर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है तो बड़े अनुसंधान के क्षेत्र में चारों ही रीतियां काम में ली जाती है, लेकिन यह रीति काम में कब ली जाती है? जब, हेलो राजेश, नमस्कार, बने रहे, मोस्ट वेलकम। यह रीति काम में कब ली जाती है? जब संबंधों की शुद्धता, गोपनीयता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जिसमें थर्ड पार्टी से सूचना प्राप्त की जाती है। बात बची इनकी, अगर सूचना देने वाला शिक्षित हो तब तो पोस्ट के द्वारा, डाक द्वारा प्रश्नावलियां भेजकर, जैसे बजट बनाने में वित्त विभाग काम में लेता है। और यह विधि कम काम में ली जाती है जब क्षेत्र बड़ा हो और सूचना देने वाला चाहे तो शिक्षित हो और चाहे अशिक्षित हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट्स बॉक्स पे बने रहे लगातार स्पीडली, जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं कमेंट्स बॉक्स पे बने रहें, और जो भी आपकी क्वेरी है वो लिखकर आप पूछ सकते हैं। इनमें कौन सा द्वितीयक समंको का स्रोत नहीं है? तो ये तो सिंपल सी बात है, प्रकाशित और अप्रकाशित। तो समाचार पत्रों में प्रकाशित समंक ये तो स्रोत है, और इसमें पूछा है नहीं है, तो समाचार पत्रों में प्रकाशित समंक स्रोत है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रकाशन भी स्रोत हैं, और फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक, और वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल की है ही, तो ये इसका सही जवाब है। विपणन का मतलब क्या है? उत्पादन को उत्पादन स्थल से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया। तो फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक सेकेंडरी डाटा के स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है अनिशा, आपका जवाब सही है। नंबर नेक्स्ट, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गुण होना या क्या गुण है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से गुण है। आंकड़ों की एक रूपता व लोचशीलता, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों की शुद्धता व मौलिकता, ये पहले क्वेश्चन आ ही गया। सूचकों, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। सूचकों, सूचनाओं की विश्वसनीयता का होना, यानी तीनों इसमें सही जवाब है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते समय जो जो गुण इसमें विद्यमान होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है ऋतु। नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीति है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीति है, तो 5 रीति हैं। उन 5 में से पहली रीति लिखी हुई है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रकाशित स्रोत, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। तो ये तो क्या है? ये तो द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं।
द्वितीयक समंको के स्रोत हैं। द्वितीयक समंको के स्रोत हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आपने रिप्लाई नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 21 का। बिल्कुल भरत आपका सही जवाब है। जितने भी आप बता रहे हैं सही बोल रहे हैं 21 का। अब है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। 2018 में संगणकीय एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। प्रश्नों की ऐसी सूची। अब देखिए प्रश्नों की सूची प्रश्नावली भी होती है और प्रश्नों की सूची अनुसूची भी होती है। दोनों ही प्रश्नों की रीति है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? प्रश्नावली में तो सूचना सूचक खुद फिलअप करके भेजता है और अनुसूची में क्या है? कोई ना कोई माध्यम होता है, सूचक होता है, वो स्वयं फिलअप करता है। ये अंतर है। तो प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। क्षेत्र में जाकर किया जाता है। स्वयं अवलोकन कोई विधि है नहीं। प्रश्नावली में तो जिसको भेजते हैं वो उसका जवाब देता है। अनुसूची रीति, साक्षात रीति, साक्षात्कार रीति। दोस्तों इसमें दोनों ही राइट आंसर है और इस चीज का ध्यान रखना आप, अगर अनुसूची के साथ साक्षात्कार भी क्वेश्चन में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एग्जामिनर ने पूछा था। अवलोकन और प्रश्नावली तो गलत होगा, अनुसूची भी सही है और साक्षात्कार भी सही है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर साक्षात्कार और अनुसूची रीति दोनों ही दी जाए तो अनुसूची की तुलना में आपको साक्षात्कार नहीं मानना है और इसका सही जवाब होगा अनुसूची रीति, क्योंकि अनुसूची रीति में अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर खुद प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अनुसूची रीति। बिल्कुल ऋतु सही जवाब आपका। नंबर नेक्स्ट, आवश्यक जानकारी स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। तो स्वयं जो सूचना भरी जाती है वो तो कौन सी रीति होती है? प्रश्नावली रीति। प्रश्नावली रीति में, प्रश्नावली में आवश्यक जानकारी स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली में आवश्यक जानकारी स्वयं सूचकों द्वारा, सूचना पाने वाले के द्वारा भरी जाती है। गलत बात है ये। इसका सही जवाब है साक्षात्कार रीति। साक्षात्कार रीति। साक्षात्कार में आवश्यक जानकारी स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नहीं, प्रश्नावली नहीं होगा इसका, साक्षात्कार जवाब सही होगा। ऋतु इसको करेक्ट करिएगा। नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की त्वरित, त्वरित का मतलब इमीडिएटली, त्वरित का मतलब इमीडिएटली, यथाशीघ्र, फटाफट, त्वरित विधि कौन सी है? तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूरभाष से साक्षात्कार, परोक्ष साक्षात्कार, अवलोकन के द्वारा। तो परोक्ष तो सही जवाब होगा नहीं, अवलोकन में भी समय लगता है। इसका सही जवाब है दूरभाष से साक्षात्कार। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की त्वरित विधि कौन सी है? त्वरित का मतलब इमीडिएटली, तो ये क्वेश्चन अपना पहले भी हो गया और इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कौन सा? संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति रीति। बिल्कुल सेकंड नंबर इसका आपका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समंक से अधिक संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक समंक से अधिक संबंधित है? शीघ्र प्राप्ति, अधिक विश्वसनीयता, निजी व्यक्ति एवं छोटे संगठन में उपलब्ध। तो प्राइमरी डाटा के ये सारे लक्षण होते हैं। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्राथमिक समंक के लिए अधिक सही है। शीघ्र प्राप्ति बिल्कुल होती है, अधिक विश्वसनीय क्योंकि बेसिक होते हैं, निजी व्यक्ति एवं छोटे संगठनों में उपलब्ध, बिल्कुल सही बात है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर का जवाब आपने बिल्कुल भरत सही जवाब दिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसके संग्रहण करने हेतु किया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
5 रीतियां होती है प्राइमरी डाटा की, उनमें से एक रीति का नाम है तृतीयक संबंध, कोई होता ही नहीं है, तो सही उत्तर क्या होता है? प्राथमिक संबंध। तो प्रश्नावली रीति प्राथमिक संबंध की रीति है। भीमाराम उपरोक्त सभी, इसका अगर आपने इसका जवाब सभी बताया है तो गलत है, और 25 का बताया है तो आप सही हैं। प्रश्नावली तैयार करने में निम्नलिखित में से किन बातों का होना आवश्यक है? प्रश्नावली तैयार करते समय तो प्रश्न छोटे हो, कम हो, सरल हो, आसान हो। प्रश्नावली का आकार छोटा हो, बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट एंड स्वीट। सरल हो, प्रश्न स्पष्ट हो, छोटे हो, बिल्कुल। प्रश्नों का क्रमबद्ध, स्टेप वाइज, ये भी क्वेश्चन अपना पहले हो चुका। उपरोक्त सभी, इसका यानी लैंग्वेज अलग थी, समझ की बात अलग थी। कौन से पहले वाले का भीमाराम? 26 का? सिंपल ही तो है। अरे प्राथमिक संबंध संकरण की 5 रीतियां हैं, उनमें एक रीति का नाम दिया है प्रश्नावली रीति। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों सेम ही तो है, केवल डिफरेंस सूचना प्राप्त करने का है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधों से अधिक संबंधित है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। जो नोट्स दिए उनको ढंग से पढ़ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सांख्य की अन्वेषण उद्देश्य निश्चित कब किए जाते हैं? सांख्य के अनुसंधान का आयोजन। तो दोस्तों, हम किसी भी फील्ड पर रिसर्च करें, किसी भी टाइटल पे रिसर्च करें, तो सबसे पहले हमें उद्देश्यों का चयन करना पड़ता है। और उद्देश्यों का चयन हम करते कब हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंकड़ों के संकलन से पूर्व, आंकड़ों के संकलन के बाद, आंकड़ों के संकलन के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी नहीं होगा आंकड़ों के संकलन के बाद और पहले और समय। तो सांख्य के अनुसंधान के आयोजन में उद्देश्यों का चयन सबसे पहले किया जाता है, आंकड़ों के संकलन से पूर्व। इसका सही जवाब होगा। आंकड़ों के संकलन के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, ना समय पर। तो सांख्य के अनुसंधान के आयोजन का पहला जो स्टेप होता है वो होता है उद्देश्यों का चयन करना, उद्देश्यों का चयन करना। नंबर नेक्स्ट, स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी से उसकी अभिरुचि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी रीति प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी रीति प्रयोग में लाई जाती है? तो स्कूल में तो अभिरुचि जानने के लिए हर बच्चे को पूछा जाता है, और हर बच्चे को पूछने का मतलब है क्योंकि अनुसंधान का क्षेत्र भी छोटा है, तो प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहां तक ये 29 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। बिल्कुल भीमाराम, आपका जवाब सही है। तो सांख्यिकी में मैं आपके प्रदर्शन से सेटिस्फाइड हूं। जहां कहीं भी आमूल चूक आप बात नहीं समझ पा रहे हैं, उस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया करो। लेकिन कुल मिलाकर फाइनली मैं आपसे सेटिस्फाइड हूं, आप ढंग से समझ पा रहे हैं और समझी गई बातों का आंसर भी आप सही दिशा में दे रहे हैं। और जैसा कि कल आपने कहा था कि सांख्यिकी के 2 टेस्ट हो गए, इकोनॉमिक्स का क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैंने एक बार केवल आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया, सांख्यिकी का परिचय और यूटिलिटी एनालिसिस। प्रत्यक्ष सही है, प्रत्यक्ष सही सर, बिल्कुल प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ये हो गया। अब हम कुछ बातें देखिए, मांग का नियम और मांग कल शुरू किया था, ये आपका पहला टॉपिक है। लेकिन उससे पूर्व की बातें, जहां से अर्थशास्त्र शुरू होता है, और परंपरागत मांग विश्लेषण जो कि यूटिलिटी एनालिसिस कहलाता है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। और उससे रिलेटेड कुछ एक बातें क्वेश्चन के रूप में जो आपको पूछी जा सकती हैं, वो आपके सामने हैं। और इनमें मैं आपको 2 क्वेश्चन पे फोकस रखूंगा
जिनको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो ये अर्थशास्त्र का पेपर है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो बहुत सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ के आधार पर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और हालांकि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता मार्शल नहीं है, भरत। सी ऑप्शन सही है, एडम स्मिथ। नोट्स को पढ़ना, रूपाली आप सही है, बाकी सब सही है। भरत आप थोड़ा सा इस पे करेक्शन करना। नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था कौटिल्य ने। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को इसलिए माना जाता है क्योंकि एडम स्मिथ वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के यत्र तत्र बिखरे हुए सिद्धांत और नियमों को एकत्रित किया, उनमें रही लीकेजेस को दूर किया और अपनी तरफ से कुछ सिद्धांत जोड़कर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। इस ग्रंथ के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और अर्थशास्त्र का जो लेखक था ग्रंथ का वो थे कौटिल्य। बिल्कुल सही जवाब है भरत, रूपाली आप सब लोग सही हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की 5 परिभाषाएं दी गई हैं। धन पर आधारित, विकास, धन पर आधारित, कल्याण पर आधारित, दुर्लभता आधारित, विकास पर आधारित और 5वीं है आवश्यकता विहीनता परिभाषा। भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता ने यह परिभाषा दी और इस परिभाषा का टाइटल या संदर्भ यह है, बिल्कुल, अगर व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीना चाहता है तो एक सीमा के बाद उसे अपनी आवश्यकताओं का दायरा सीमित कर देना चाहिए। रूपाली आप भी सही हैं, जेके मेहता की यह परिभाषा है। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों का धन और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी यानी 2 बहुचर्चित ग्रंथ अर्थशास्त्र के और उनके लेखक पूछे गए हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस तो किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। और जनरल थ्योरी किसकी है? केन्स की। केन्स ने वेल्थ ऑफ नेशंस, केन्स ने जनरल थ्योरी लिखी थी 1936 में और इन्होंने ये लिखा था 1776 में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका, हाँ बिल्कुल, जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री थे। रूपाली आप सही हैं, एडम स्मिथ और केन्स आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो को, स्थैतिक और प्रावेगिक को। तो देखिए इकोनॉमिक्स एक पेड़ है तो उसकी 3 अलग अलग ब्रांचें हैं, एक तो माइक्रो और मैक्रो, एक स्थैतिक और प्रावेगिक। स्थैतिक और प्रावेगिक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि सिलेबस से दूर बात है। को अलग अलग करने का श्रेय किसको है? तो व्यष्टि और समष्टि को तो अलग अलग 1933 में किया था प्रोफेसर रेगनार फ्रिस ने, प्रोफेसर रेगनार फ्रिस ने। और इसी कारण इन्हें 1969 का अर्थशास्त्र का पहला नोबेल भी मिला। और इसी प्रकार से स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण और प्रावेगिक को अलग अलग करने का श्रेय है जेम्स मिल के पुत्र जेएस मिल को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 34 का जवाब अनीसा आप सही हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वैसे भी आप देखते तो आपको खाली रेगनर फ्रिस ही जानना था और इन चारों ऑप्शन में एक ही जगह रेगनर फ्रिस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अपनी इसी कृति के कारण रेगनर फ्रिस को यह नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से कार्य के कारण? इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग किया था, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। टू बी नेक्स्ट, यूटिलिटी एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। कल आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ाया था। उपयोगिता की माप का गणनावाचक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था? तो एल्फ्रेड मार्शल ने तो गणनावाचक और हिक्स ने क्रमवाचक, हिक्स ने क्रमवाचक। तो दोस्तों आपके सिलेबस में
मांग और मांग का नियम, मांग और मांग का नियम। तो मांग और मांग के नियम की अगर बात करें तो इन 11 में से जो क्वेश्चन आपको 2 याद रखने हैं, उनमें पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। और ये याद क्यों रखना है? क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है मांग का नियम, मांग का नियम, और एक आपके सिलेबस में दिया गया है मांग की लोच का नियम, मांग की लोच, मांग का नियम और मांग की लोच का नियम, मांग का नियम और मांग की लोच का नियम। और ये दोनों जो सिद्धांत हैं, ये उपयोगिता की मार्शल की गणनावाचक धारणा पर आधारित है, इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। नंबर 2, उपयोगिता की क्रमवाचक, तो जस्ट पहले अभी हुआ है J.R. हिक्स, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपको याद रखना है। और क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कल ही ये आपको पढ़ाया था, आपको लेटेस्टली याद भी रहेगा। जब TU अधिकतम होती है, जब TU अधिकतम होती है तो TU यहां पर अधिकतम है। जब TU अधिकतम होती है तो MU क्या होती है? तो जब TU अधिकतम होती है तो MU क्या होती है? MU होती है 0। जब TU अधिकतम होती है तो MU क्या होती है? 0 होती है। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि या पूर्ण तृप्ति का बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और 36 नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ाने के लिए ही अनिशा बिल्कुल सही जवाब है। जब TU अधिकतम होती है तो MU 0 होती है। ये 2 क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक पढ़ाया था, परंपरागत मांग विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। और इसी क्वेश्चन को एक अलग अंदाज से और पूछा जा सकता है, वो भी आपके लिए कुछ इस प्रकार, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए याद रखने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर क्या होता है? तो रिवर्स क्वेश्चन है, TU बढ़ता हुआ और MU गिरता हुआ, गलत बात है भाई। ये इक्वेशन होती है इनकी, अभी जैसे पहले डायग्राम में बताया, ये TU और ये MU। तो जहां पर TU अधिकतम होता है वहां पे MU 0 होता है, और इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। तो TU अधिकतम और MU 0। ये 2 क्वेश्चन आप इस पूरे टाइटल से आप याद रखिएगा। तो आप मान सकते हैं अभी तक जितना आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, अभी तक मांग का नियम शुरू हो चुका है, उतने अध्ययन में आपको 2 ही बात याद रखनी है। एक तो TU, AU और MU का रिलेशन, और एक गणनावाचक अप्रोच किसने दी थी? मार्शल। और मांग का जो नियम है, मांग और मांग का जो नियम है वो इस अप्रोच को ही मानता है। ये 3 बातें आप याद रखें। नंबर लास्ट क्वेश्चन, जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां 7 मत होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल परिभाषा है अर्थशास्त्र के बारे में, एक स्टेटमेंट है, और ये श्रीमती बारबारा बुटन ने दिया था। क्वेश्चन इसलिए लिख दिया क्योंकि अर्थशास्त्र एक परिचय आपको करवाया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी आप कर रहे हैं संगणक की तैयारी और एग्जाम भी दें, तो उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आई थिंक ये आज की अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक तो समंकों के संग्रहण की रीतियां यानी समंक संग्रहण, और एक यूटिलिटी एनालिसिस खास तौर पर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए थे। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी बातों को अच्छे से समझे होंगे, और आगामी 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाली जो संगणक की प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होगा। और राजस्थान के सभी प्रतिभागियों को संकल्प परिवार की अग्रिम शुभकामनाएं,
और हम आपकी मदद कर पाएं उसी दिशा में आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। बने रहें और अभी थोड़े से विराम के बाद हम क्लास शुरू करेंगे। तब तक आप सभी को 15 मिनट का ब्रेक है। तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।